बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। आज 25 साल की उम्र में सरकारी अस्पताल के बेड पर लावारिसों की तरह लेटी मैं अपने गुजरे दिनों को याद कर रही हूँ। वो गुनाह जो मैंने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किए थे, इनकी कसक पल पल मुझे तड़पाती है। मैं जानती हूँ कि मैं बस चंद पल या चंद दिन की मेहमान हूँ। मुझे एड्स है और इसकी वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं एक तवाइफ हूँ। कुछ खानदानी तवाइफें होती हैं, लाखों में कोई एक मजबूरी में भी तवाइफ बन जाती होगी, मगर कुछ मेरी तरह शौकिया तवाइफें भी होती हैं जिनको इनकी भूख इस मुकाम तक ले आती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जब रास्ते के गलत होने का एहसास होता है तब तक कुछ भी सही नहीं रहता। भूख के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा कि कई तरह की होती है, जैसे पैसे की भूख, शोहरत, दिखावे और जिस्म की भूख। जिस्म की भूख एक तो खुराक की होती है और दूसरी हवस। मैं भी इन सब चीज़ों की भूखी थी। अगरचे मैं एक शरीफ खानदान से थी, मगर आज मेरे नाम के साथ तवाइफ लगाया जाता है। मगर ये अलग बात है कि मैं किसी मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से तवाइफ बनी हूँ। रुकिए, मैं आपको शुरू से अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शाजिया है। वैसे नाम की कोई खास अहमियत नहीं, क्योंकि नाम से ज्यादा इंसान अपने किरदार और काम से पहचाना जाता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में पैदा हुई। 2 भाई और 3 बहनों में मेरा नंबर सबसे बड़ा है। अब्बू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे होने वाली आमदनी अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं थी। अच्छा गुजारा हो जाता था, मगर मुझे लगता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। और इन ख्वाबों को ही पूरा करने की ख्वाहिश ने मुझे इन रास्तों पर डाल दिया जहां बेजा ख्वाबों की ताबीर के बदले फक्त जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर होती है। मैं जब कॉलेज में दाखिल हुई तो इस एहसास ने मजीद शिद्दत पकड़ ली कि हम बहुत गरीब हैं और लोगों के मुकाबले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसे कुछ नहीं था। घर से जेब खर्च और जरूरत के लिए दूसरी चीजें कहे बिना मिल जाती थी, मगर या तो मुझ में एहसास कमतरी कुछ ज्यादा था या फिर मैं नाशुक्री थी। मेरा ख्याल है कि दोनों बातें ही मुझ में थीं। मैं जब कॉलेज में दीगर लड़कियों को देखती जिनमें से कुछ कार पर आती थी तो एहसास कमतरी मजीद गहरा हो जाता था। मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी ऐसे ही कॉलेज जाऊं और इनकी तरह दूसरी लड़कियों पर पैसे खर्च करूं और वो लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरें। शायद यही दिखावे की भूख होती है। लड़कियों के पास महंगे एंड्रॉयड फोन थे और मेरे पास फक्त आम फटीचर सा मोबाइल, जिससे सिर्फ फोन सुना और क्या किया जा सकता था। ये भी अब्बू ने एहसान करते हुए मुझे इसलिए लेकर दिया था कि कभी कॉलेज से देर सवेर हो जाए तो कॉल करके मुझे बता देना। मैं कॉलेज में दाखिल होते इस मोबाइल को ऑफ करके बैग में डाल लेती और घर आकर ही इसे निकालती थी। मैं ऐसा मोबाइल दिखाकर अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी अच्छा सा कोई एंड्रॉयड फोन हो और मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक इस्तेमाल करूं। मगर मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि वो जरा पुराने ख्यालात के थे। पर्दे के सख्त हमायती, हिजाब में भी इनके कहने पर ही बहालतें मजबूरी में कर लेती थी, और वो भी सिर्फ घर की हद तक। घर से बाहर निकलते ही मैं नकाब तो क्या दुपट्टा भी उतार देती थी। कॉलेज में कई लड़कियों ने टिकटॉक पर अपने अकाउंट बना रखे थे और इनकी कई के लाख तक फॉलोअर्स भी थी। वो अक्सर मुझसे वो कमेंट्स दिखाती जिन पर कई लड़कों ने इनकी दिल खोलकर तारीफ की होती थी। एंड्रॉयड मोबाइल लेने की ख्वाहिश दिन ब दिन मेरे अंदर जोर पकड़ने लगी और फिर यह ख्वाहिश जैसे मेरी मजबूरी बन गई। 2-3 दिन बाद मैंने एक रात अम्मी से कह दिया कि मुझे टच मोबाइल चाहिए, तालीम के मोबाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें व्हाट्सएप के जरिए राब्ते में रहना पड़ता है। अम्मी ने बस इतना कहा कि बेटा, जब मोबाइल इजाद नहीं हुए थे लोग तब भी आला तालीम हासिल करते थे। अम्मी ज़माने के हिसाब से हर चीज़ के तरीक़ाकार बदलते रहते हैं। मैंने अपनी बात के हक में दलील दी। अम्मी खामोश हो गईं। शायद वो मुझसे बहस नहीं करना चाहती थी। अम्मी ने अब्बू से बात की और थोड़ी सी सोच विचार के बाद अब्बू ने मुझे मोबाइल लेकर दिया। मैं इस दिन बहुत खुश थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरी बर्बादी के आगाज का दिन था। मोबाइल हाथ में आते ही मैंने सबसे पहले एक न्यू सिम ली। इसके बाद जो कुछ मैंने जेब खर्च से बचा रखा था सबका बैलेंस करवाया और नेट पैकेज लगाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक इंस्टॉल कर ली। फेसबुक और टिकटॉक पर ट्विल बटन के नाम से आईडीज बनाई। कुछ ही दिनों में सोशल नेटवर्क की दुनिया ने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया था। फेसबुक पर कई फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर रखे थे। मैं अपने चेहरे की बिना तस्वीर अपनी आईडी पर पोस्ट करती थी, जिन पर आने वाले लाइक और कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि अपने असल चेहरे के साथ तस्वीर पोस्ट करूं।
फिर एक दिन मैंने एक शेर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी और मैं हैरान रह गई जब सिर्फ 24 घंटों में इस पर 1000 से ज्यादा लाइक और सैकड़ों कमेंट्स आए। ज्यादातर कमेंट्स लड़कों के थे जिन्होंने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। इनमें से कुछ ने तो तौबा भी कहा था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत हसीन हूँ। और ऐसी बातों ने मेरा दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया। टिकटॉक पर 1-2 माह तक तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। फिर एक दिन अपने चंद सेकंड की एक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, मगर मैंने फिर लगातार वीडियोस अपलोड की और चंद माह में मेरे फॉलोअर्स लाखों में हो गए थे। डांस की एक वीडियो पर कई हजार व्यूज आने लगे। जब से मोबाइल लिया था, अम्मी से कई बार तकरार हो चुकी थी। घर के काम भूलकर मैं मोबाइल में ही खोई रहती। अम्मी सारा काम करती थी। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों से ज्यादती कर रही हूँ। एहसास होता भी कैसे? सोशल नेटवर्क की झूठी दुनिया ने मेरे दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया था कि मुझे अपने सच्चे रिश्ते झूठे और लोगों के झूठे अल्फाज सच्चे लगते थे। मुझे लगने लगा कि मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। ये मेरी जैसी हसीन लड़की की जगह नहीं है। मुझे तो किसी अरबपति के घर में होना चाहिए था। यानी मेरा बाप अब मुझे कमतर लगने लगा। वो बाप जिसे दिन रात एक करके हमेशा अच्छे हाल में रखने की कोशिश की, जिसने अपना सुख चैन फक्त हमारे लिए बर्बाद रखा, वो बाप अब मुझे गरीब लगता था, जिसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये गलीज बागियाना सोच डिजिटल तवाइफ बनने के बाद पैदा हुई। जब टिकटॉक पर मेरे एक ठुमके पर लाखों फैन अशश करते थे, तब मुझे लगता था मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। जिसके लाखों चाहने वाले हों, इसे तो जमीन पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। दिन में कई लोग फेसबुक पर मैसेंजर पर मैसेज करते और मिन्नतें करते थे कि सिर्फ एक बार रिप्लाई दे दो, मगर मैं चंद एक के सिवा किसी को मुंह नहीं लगाती थी। टिकटॉक पर भी ऐसी सूरत हाल आ गई। कई लड़कों के फोन नंबर्स मेरे पास थे जिनसे व्हाट्सएप पे बात होती थी। इनमें से 2-4 से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी थी। वो मुझ पर हर किस्म की गुफ्तगू करते थे, जिसमें नाजेबा अल्फाज भी होते थे, मगर मुझे बुरा नहीं लगता था और ना मैंने कभी इनको मना किया था। ये मेरे किरदार की पस्ती थी और शायद बर्बादी की हद भी। फिर एक लड़के ने मुझे मिलने का कहा। इसका नाम आशिर था। वो बहुत अमीर घराने से था। इसने मुझे अब तक कई गिफ्ट और भारी रकम भेजी थी। मैंने सोचना भी गवारा न किया और इसे हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि मैं सारी जिंदगी ऐसे रहूं। इतवार के दिन मैं बिना किसी को बताए इससे मिलने चली गई। वो दूसरे शहर से था और मुझसे मिलने मेरे शहर अपनी गाड़ी में आया था। हमने मुलाकात के लिए शहर का एक मारूफ रेस्टोरेंट मुंतखब किया था। मुकर्रर वक्त पर मैं इस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गई। घर से निकलने से पहले मैंने इसे कॉल कर ली थी। मेरे पहुंचने की कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। मैं इसे वीडियो कॉल और तस्वीरों में पहले ही देख चुकी थी। वो काफी हैंडसम था। हमने खाना खाया और ढेर सारी बातें की, जिसमें ज्यादातर वो मेरी तारीफ करता था। इसके बाद इसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। इतनी महंगी चीजें मैंने जिंदगी में पहली बार खरीदी थी। सारी चीजें ऐसी थी जो मैं आसानी से छुपा सकती थी। इसने मुझे कुछ रकम भी दी जो मैंने रस्मी इनकार के बाद ले ली। इसने दोबारा मिलने का वादा लिया और मुझे घर से कुछ दूर अपनी गाड़ी से उतार कर चला गया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर आशिर की सूरत में अनकरीब पूरी होती नजर आ रही थी। इसके बाद हम कई बार मिले और कई बार मिलने के बाद ये मुलाकातें हद पार करके नाजायज ताल्लुकात में बदल गईं। मैं उस उम्मीद पर अपना आप आशिर को सौंपती रही कि एक दिन तो मुझे इसकी बीवी बनना ही है, तो पहले ये सब कर लेने में क्या हर्ज है। बस मैं ये भूल गई थी कि ये आशिर की मोहब्बत नहीं, हवस थी, और हवस जब पूरी हो जाए तो फिर मोहब्बत भी तो खत्म हो जाती है, और साथ इंसान की वक़्त भी। मेरे साथ भी यही हुआ था। ये एक अलग बात है कि मैंने आशिर से अपनी इज्जत की पूरी कीमत वसूल की थी। मुझे अगरचे आशिर से शादी ना होने का अफसोस हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि आशिर की दौलत से मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी, मगर मुझे दौलत कमाने का रास्ता भी मिल गया था। आशिर के जाने के बाद कई अमीर लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और इनसे ठीक ठाक तहाइफ के नाम पर रकम वसूल की। बदले में मैंने इनको एक आध बार मैं मिल लेती थी। मेरे अकाउंट में कई लाख रुपए जमा हो चुके थे, जिनकी खबर किसी को भी नहीं थी, और टिकटॉक पर मेरे फॉलोअर्स कई मिलियन तक पहुंच गए थे। लोग मुझे जानते थे, मेरी एक पहचान थी, एक नाम था। कभी अम्मी मुझे अजीब सी नजरों से देखती, जिनमें कई सवाल होते थे, मगर इन्होंने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं था, या शायद इनको पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे दिल से इनका डर निकल गया था और मैं इनसे कई बार बदतमीजी कर चुकी थी। बंदा जब मुसलसल गुनाह करता है तो बेखौफ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं रहा था।
मैंने सोच लिया था कि अगर अम्मी ने अब्बू को मेरी शिकायत लगाई और अब्बू ने मुझे कुछ कहा तो मैं एक घर छोड़ जाऊंगी। मेरे पास अब इतने पैसे थे कि कहीं भी मैं रह सकती थी। वैसे भी कई लड़के मुझे अक्सर कहते रहते थे कि अगर कभी मुझे इनकी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक इनसे कह सकती हूँ। ये मेरे दोस्त थे और ऐसी भीड़ दोस्त होंगे, ऐसे भेड़िए दोस्त जिन्होंने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। एक औरत के लिए भेड़ियों के माशरे में सबसे बेहतरीन जायपना सिर्फ इसका घर होता है। इसका अंदाजा मुझे तो तब हुआ जब मैं घर छोड़कर एक दोस्त के पास गई। इसका नाम साजिद था और इससे मेरी हेलो हाय कुछ दिन पहले हुई थी। साजिद का कहना था कि वह एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तेहार के लिए इनको मॉडल्स फराहम करते हैं। साजिद ने लफ्जों के ऐसे जाल बुने कि मेरा दिल चाहा अभी घर छोड़कर इसके पास चली जाऊं। इसने कहा, हमारे एमडी को मॉडलिंग के लिए अरसे से आप जैसी लड़की की तलाश थी जो हर लिहाज से परफेक्ट हो। कल मैंने आपकी वीडियोस अपनी एमडी को दिखाई तो इन्होंने मुझे कहा कि फौरन इस लड़की से राब्ता करो और अगर वो राजी हो जाए तो बिला ताखिर यहाँ आकर अपना फोटोशूट करवा सकती हैं। एक फोटोशॉट का मुआवजा साजिद ने लाखों में बताया था और रातों रात शोहरत अलग। साथ इसने ये भी कहा कि मेरी तस्वीर वो एक मारूफ मैगजीन पर लगाएंगे, क्या पता किसी की नजर पड़ जाए और तुम्हें किसी फिल्म में चांस मिल जाए। मैं खुद को कैमरे और लाइट्स के चकाचौंध में हजारों पुरस्कारों के बीच गाड़ी से उतरता देख रही थी। मीडिया वाले मुझसे एक सवाल पूछने के लिए मेरे मरे जा रहे थे और लोग मेरी एक झलक देखने को। मैंने फक्त 2-4 दिन सब्र किया और फिर एक दिन खामोशी से घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे दकियानूसी ख्यालात के मालिक माँ बाप मुझे कभी भी इसकी इजाजत ना देते। मैं सोचा जब मशहूर हो जाऊंगी तो शायद घर वाले खुद ही राजी हो जाएंगे और अगर ना भी हुए तो मुझे कोई मसला नहीं था। घर से निकलकर मैं सीधा साजिद के पास गई। आने से पहले मैंने साजिद को फोन पर सब बता दिया था। वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर साजिद बहुत खुश हुआ। मुझे लेकर वो एक मकान में गया। ये मकान साजिद ने किराए पर लेकर रखा था। इसका अपना घर दूसरे शहर में था। मैंने साजिद से कहा कि मुझे अपने एमडी से मिलवाओ। जवाब में साजिद ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे तो इनसे मिलवा दूंगा। मैं मुतमईन हो गई। मंजिल बस अब एक बात की दूरी पर थी, एक रात की दूरी पर। शोहरत, पैसा, इज्जत सब मेरी राह देख रहे थे। रात को साजिद होटल से खाना लेकर आया। खाना खाकर हमने कुछ देर गुफ्तगू की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। ये मकान 2-3 कमरों पर मुश्तमिल था। साजिद ने एक कमरा मुझे दिया और कहा कि अंदर से लॉक करके आराम से सो जाना। मैं दूसरे कमरे में सोने लगा हूँ। मैं इसकी शराफत पर हैरान रह गई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कमरे को अंदर से लॉक करके सो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। पता नहीं क्या बात थी कि जब से सोई थी बस सुबह ही उठी थी, वरना रात को एक आध बार आंख खुल जाना आम सी बात है। पूरा जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं चारपाई से बामुश्किल उठ पाई और दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अनलॉक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात को मैं दरवाजा लॉक करके सोई थी। मैं साजिद को आवाजें दी मगर कोई जवाब न आया। साजिद कहीं भी मौजूद नहीं था। शायद नाश्ते लेने गया हो, मैंने सोचा और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। जहन में झुमाके से हो रहे थे। मैंने दोनों हाथ सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। अजीब धुंधला सा मंजर जहन में घूम गया, जैसे 2-3 लोग मेरे जिस्म से खेल रहे हों और साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे हों। यार तुमने तो कमाल कर दिया, इनमें से एक ने कहा। जिसको टिकटॉक पर देखकर दिल बहलाते थे आज तेरी वजह से हकीकत में से दिल बहला रहे हैं, कह के बुलंद हुए। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। ये कैसा ख्वाब है? मैं क्या सोच रही थी? साजिद कभी वापस नहीं आया। तब मुझे मालूम हुआ कि ख्वाब जैसा धुंधला सा जो मंजर मेरे जहन में उभरता था वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। बाद में मुझे मालूम हो गया कि साजिद ने खाने में मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी। दरवाजे की लॉक की एक चाबी इस कमीने के पास थी। रात को वो और इसके 2 दोस्त मेरे साथ मनमानी करते रहे। मेरे लिए बात ऐसी नहीं थी कि मैं इससे रोक बना लेती। सो कुछ भूल कर मैंने एक और लड़के को कॉल की और इसके पास जा पहुंची। ये दूसरे शहर में रहता था। इसके बाद मेरा चलने का सफर जारी रहा। इस लड़के ने चंद माह मुझे अपने साथ रखा और दिल बहलाता रहा। जब इसका दिल भर गया तो इसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फिर लगातार 5 साल में हर रात बिकती और भुलकती रही। अगर साजिद के पास से मैं वापस अपने घर चली जाती तो शायद आज यूं लावारिसों की तरह सरकारी अस्पताल में ना पड़ी होती, मगर मुझे तो अपने ख्वाब पूरे करने थे, ऐसे गैर जरूरी ख्वाब जिनकी ताबीर कांटों भरी रास्ते है उसके। मैंने कई मुल्कों का सफर भी किया। बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ मेरे पास था। अगर नहीं था तो सुकून और इज्जत नहीं थी।
और ना कोई ऐसा रिश्ता जो अच्छे बुरे वक्त में मेरा गमगुसार होता। और इस सब की वजह मेरी भूख थी, पैसे, दिखावे और शोहरत की भूख। एक बार मुझे घर वालों का ख्याल आया था और मैंने किसी के हाथ एक खती रकम भिजवाई थी। शायद मैं अपना पछतावा कम करना चाहती थी, मगर अम्मी ने वो रकम नहीं ली थी। इन्होंने कहा था कि हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए, और शाजिया से कहना तेरी जैसी औलाद होने से बेहतर है इंसान बे औलाद रहे, क्योंकि बे औलादी का दुख औलाद की बेवफाई से बहरहाल कम होता है। इसकी जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि मेरे घर से जाने के चंद माह बाद अब्बू फोत हो गए थे। वो दुकान भी नहीं खोलते थे, क्योंकि इनसे लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे छोटे भाई ने दुकान संभाली और अब वो एक जनरल स्टोर में बदल गई थी। घर के हालात अच्छे थे, मगर मेरे हालात बदलना शुरू हो गए थे। एक लड़के ने मुझसे शादी की और चंद माह में मेरा सब कुछ अपने नाम करवा के मुझे तलाक दे दी। वो भी दिन आए कि मैं एक वक्त के खाने को तरसने लगी। कई बीमारियों ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से न पहले जैसा हुस्न रहा न जिस्म। आज सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी है कि आने का नाम नहीं लेती। इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने खुद अपनी राह में कांटे बोए थे, फिर भला फूल मेरा मुकद्दर कैसे हो सकते थे। मेरी भूख मिट गई थी, मगर साथ ही मेरा सब कुछ भी।